हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारियों में बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़े होंगे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, ये आपकी जो पीवाईक्यू रिवीजन बैच चल रहा है। ठीक है, यूपीएसआई 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में जो आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको यहाँ पे एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है, शिफ्ट 1 है जो 1 दिसंबर 2021 में जो आपका पेपर हुआ था यूपीएसआई का। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे जो है प्रत्येक क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और प्रत्येक क्लास की जो है आपको क्विजेज प्राप्त कराए जाएंगे। ठीक है, जो क्लास हो चुकी है उनके आपको सबको पीडीएफ जो है कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, और क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो इसीलिए जो टेलीग्राम चैनल को जो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए क्लास आपकी स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका क्वेश्चन कहता है कि निर्देशक तत्व, ठीक है, डैश में उल्लिखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं। यानी जो निर्देशक तत्व हैं आपके वो जो है किससे मिलते जुलते हैं, तो वो जो है 1935 जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। कौन सा था प्यारे बच्चे? भारत सरकार, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 में जो है इसके जो अनुदेश पत्र थे उनकी तर्ज पर ही इनको शामिल किया गया है। किसको? निर्देशक तत्वों को। ठीक है, जो निर्देशक तत्व हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो उल्लिखित अनुदेश पत्र हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, अनुदेश अनुदेश पत्र। ठीक है, वो इनसे मिलते जुलते हैं। क्योंकि क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान में जो निर्देशक सिद्धांतों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के, ठीक है, अनुदेश पत्रों के तर्ज पर ही इनको शामिल किया गया है। इसीलिए जो है ये निर्देशक तत्व किससे मिलते जुलते हैं? ये 1935 जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में दिए गए हैं? ये हैं आपके संविधान भाग 4 में। ठीक है, नीति निर्देशक इन सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, किसको लिया गया है? निर्देशक तत्वों को, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इस भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में जो गवर्नर जनरल और गवर्नरों के लिए जो क्या किया था, अनुदेश पत्रों का एक प्रावधान किया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस रोग होता है? किस जीव के कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जो है वो विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, विषाणु के कारण और कौन कौन से रोग होते हैं प्यारे बच्चे? किसके द्वारा? वायरस, या उसको हम क्या बोलते हैं, विषाणु, विषाणु। ठीक है, और कौन कौन से रोग हो जाते हैं? रतौंधी, क्या होगा? रतौंधी है। स्कर्वी डिजीज किसके कारण होती है? इसी के कारण होती है, वायरस के कारण। एड्स वायरस के कारण होता है। ठीक है, अब बात करें हम तो ऑप्शन नंबर डी वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में पता चल गया। हेपेटाइटिस भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। अब बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी होती हैं? किसके द्वारा प्यारे बच्चे? बैक्टीरिया के द्वारा, यानी जो जीवाणु हैं। ये थे विषाणु और ये है आपका जीवाणु। जीवाणु द्वारा एक हैजा है, क्या हो जाता है? हैजा बोलते हैं ना कि हैजा हो गया बच्चे को, उल्टियां हो रही हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग, कौन सा रोग? कुष्ठ रोग होगा इसी के कारण, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, और क्षय रोग, क्षय रोग। ठीक है, एक प्लेग, एक बीमारी है प्लेग, वो भी किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, अगर अब बात करें हम कवक यानी फंगस की बात करें हम, फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं, फंगस यानी किसके कारण जो होती हैं? कवक के कारण जो बीमारियां होती हैं, वो कवक से कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है इससे म्यूकोरमिकोसिस। ठीक है, म्यूकोरमिकोसिस। ठीक है, म्यूकोरमिकोसिस। ठीक है, एक होता है पीत कवक, क्या होता है? पीत कवक बीमारी भी किसके कारण होती है? फंगिस यानी कवक के कारण ही होती है। ऑप्शन सी आपका प्रोटोजोआ। क्या दिया गया प्यारे बच्चे? प्रोटोजोआ, 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 जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रजीवगण, प्रजीवगण। ठीक है, इन प्रजीवगण यानी प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है? पायरिया है, कालाजार है। कौन सा है? एक पायरिया जो दांतों में लग जाता है। ठीक है, कालाजार है, कालाजार है, कालाजर, जार नहीं बोलते, जैसे जर बोल सकते हैं इसको, कालाजर। ठीक है, और भी है जिसको बोलते हैं मलेरिया है, पेचिस है, मलेरिया इसी के कारण होता है, और पेचिस भी। ठीक है, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, क्या कहता है कि
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ठीक है, तो वो किसके पास है अधिकार? वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा अधिकार है कि जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं और अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो इसके लिए जो आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा प्यारे बच्चे? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 338 एवं 338 और 338 का के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास जो है एक अधिकार है कौन सा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए कोई आयोग नियुक्त करने का अधिकार जो अनुच्छेद 338 और 338 का के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को जो है क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। किस विटामिन को जो है फाइलोक्विनोन कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे विटामिन K1 को, किसको? विटामिन K1 को क्या कहा जाता है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। विटामिन सी को क्या कहते हैं बेटे? अस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। लिख देता है विटामिन सी का क्या नाम है बेटे? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अब अगर बात करें हम विटामिन B1, विटामिन B1 को जो है बेटे थायमिन कहा जाता है। थायमिन। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। विटामिन D3 की बात करें, विटामिन D3 को जो है क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको कहते हैं हम कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? कोलेकैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? विटामिन D3 को बोला जाता है। ठीक है, कोलेकैल्सीफेरॉल। अब नई विटामिन की कुछ बात करते हैं। विटामिन ए की बात करते हैं। ठीक है, जब इतना किया है थोड़ा और सीख लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या है इसका? रेटिनॉल है। ठीक है, विटामिन B1 हो चुका है। इसमें B2 की बात कर लेते हैं। विटामिन B2। ठीक है, विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लेविन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन कहा जाता है विटामिन B2 को। ठीक है, B3 हो चुका नहीं हुआ। विटामिन B3 को क्या कहेंगे हम? विटामिन B3 को जो हम कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। क्या बोलते हैं हम? पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे किसकी? विटामिन B7 की। विटामिन B7 को जो है बायोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किस नाम? रासायनिक का नाम क्या है? बायोटीन। ठीक है, विटामिन B12 इसको जो है हम साइनोकोबालमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोकोबालमिन। ठीक है, साइनोकोबालमिन। ठीक है, विटामिन B12 हो गया। सी इसमें हो ही चुका है। ठीक है, विटामिन सी को क्या कहते हैं हम? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी को क्या कहेंगे हम? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी क्या कहेंगे इसको? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई को क्या कहेंगे? रासायनिक नाम क्या है विटामिन किसका? ई का। विटामिन ई को कहते हैं हम टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन के फ्लोक्विनोन। विटामिन के। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो विटामिन K1 को क्या कहा गया था? विटामिन जो है K1 को, इसमें विटामिन मैंने K1 भी लिखवाई थी आपको। ठीक है, तो K1 को क्या कहा गया था? फाइलोक्विनोन। और विटामिन खाली के को क्या कहा गया? फ्लोक्विनोन। ठीक है, फ्लोक्विनोन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट विटामिन थी जो मैंने आपको क्लियर करा दी। इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है कि सक्रिय एक्टिव, यानी सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव,
सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर के माध्यम में जो मेरे प्यारे बच्चे किसका यूज किया जाता है? F5 का यूज किया जाता है। किसका? F5 का यूज किया जाता है अगर किसी विंडो जो सक्रिय विंडो है उसको रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्या किया जाता है? सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए F5 कुंजी का या F5 की का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम F1। ये जो है 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं F1 कुंजी की। F1 का क्या काम है? स्क्रीन पर हेल्प विंडो, स्क्रीन पर हेल्प विंडो खोलने के लिए, हेल्प विंडो खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कुंजी F1 का। ठीक है, अगर F3 की बात करें तो जो विंडोज और जो ब्राउजर में सर्च ऑप्शन को सक्रिय करने के लिए F3 का यूज किया जाता है। विंडोज और ब्राउजर, क्या लिखेंगे? विंडोज और ब्राउजर में सर्च ऑप्शन, सर्च ऑप्शन, ठीक है, सर्च ऑप्शन को सक्रिय करने के लिए, सर्च ऑप्शन को सक्रिय करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हुआ? अच्छा, F7 F7 का उपयोग क्या होगा प्यारे बच्चे? MS ऑफिस में जो है स्पेल चेक के लिए, स्पेल चेक यानी MS ऑफिस में, स्पेल चेक और ठीक है ग्रामर चेक तथा फायरफॉक्स ब्राउजर में ठीक है कैरेट ब्रोइंग को शुरू करने के लिए, किसको शुरू करने के लिए? कैरेट ब्रोइंग को शुरू करने के लिए, ठीक है। F2 का क्या होगा? जो चयनित आइटम है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? चयनित आइटम, ठीक है, जैसे फाइल या फोल्डर जो भी है उसका नाम बदलने के लिए, F2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए जो है F2 का कुंजी F2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहता है कि राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक धन विधेयक को रोक सकती है? ठीक है, धन विधेयक जो है किसमें पारित किया जाता है? राज्यसभा में पारित किया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है धन विधेयक को बताया गया है? तो अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, 81 में क्या है? लोकसभा को किसमें किया गया? अनुच्छेद 81 में क्या है? 80 की बात करते हैं सबसे पहले। 80 में है राज्यसभा, क्या है? अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में है आपकी लोकसभा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109, कौन सा? अनुच्छेद 109 का भाग 2 में जो है प्रावधान किया गया कि धन विधेयक जो है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को जो उसकी सिफारिश के लिए प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 109 के 2 में जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब जो है एक बात बताओ कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को, ठीक है, कितने दिन के लिए जो है रोक सकती है? उसे 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिश जो है वो सहित लोकसभा को लौटा देता है। ठीक है, तो भैया राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक धन विधेयक को रोक सकती है? 14 दिनों तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक जो है धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा जो है रोका जा सकता है। ठीक है, क्लियर? यदि विधेयक पास नहीं लौटता है तो धन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर धन विधेयक जो है वापस नहीं लौटता है तो धन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, ये भी बात याद रखना। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य एवं भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधान के अधीन है? तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें आप देख रहे होंगे कौन सा? ये अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करना, ये इसका
राइट आंसर होगा। ठीक है, ये कौन सा मौलिक अधिकार है? ये एक वो मौलिक अधिकार है जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्यता एवं भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार जो है सभी व्यक्तियों को क्या कहा गया है कि उनको जो है स्वतंत्रता, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो क्या कहा गया है कि व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण करने, ठीक है, और प्रचार करने का भी क्या है प्यारे बच्चे, समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यह अधिकार जो है नागरिकों को भी है और गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। ठीक है, नागरिकों को प्राप्त यह मौलिक अधिकार जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता व्यवस्था और भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें कहा गया है कि कारखाना अधिनियम 1948 में प्रावधान है कि को नियोजित करने वाले कारखाने में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए शिशु गृह स्थापित करना चाहिए जो उन्हें बनाए रखा जाना चाहिए। इसमें बोला गया मेरे प्यारे बच्चे कि कारखाना अधिनियम 1948 में जो है यह प्रावधान है कि यहाँ पे डैश होगा यहाँ पे, ठीक है, कि डैश को नियोजित करने के लिए कारखानों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए शिशु गृह स्थापित करना चाहिए। कब? अगर मेरे प्यारे बच्चे उस कारखाने में अगर 30 से अधिक महिला श्रमिक हैं, कब? 30 से अधिक महिला श्रमिक हैं तो उसमें जो है क्या होना चाहिए, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के उपयोग के लिए एक शिशु गृह स्थापित करना चाहिए। ठीक है, ये कारखाना अधिनियम 1948 कहता है। ठीक है, जहां पर किसी भी कारखाने में अगर 30 से अधिक महिलाएं श्रमिक हैं, यानी 30 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं, तो वहां पे जो उनके बच्चों के लिए जिनकी उम्र जो है 6 वर्ष से कम है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए प्यारे बच्चे, कारखाने के अंदर ही उनको क्या शिशु गृह स्थापित करना चाहिए। ठीक है, कारखाना अधिनियम किसकी बात कर रहे थे हम? कारखाना कारखाना अधिनियम 1948। ठीक है, इसकी मैं धारा 3 की बात करता हूं पहले। धारा 3 की बात की, धारा 3 में जो क्या गया है, कहा गया है कि जो दिन के समय के निर्देश उसमें बताए गए हैं। दिन के समय के निर्देश, दिन के समय के निर्देश, ठीक है, जो दिन के समय के निर्देश होंगे वो धारा 3 में बताए गए हैं। ठीक है, 5 में क्या बताया गया है? धारा 5 में जो बताया गया है, जो लोक आपात के दौरान छूट देने की शक्ति, लोक आपात के दौरान छूट देने की शक्ति, छूट देने की शक्ति। ठीक है, इंपोर्टेंट मैं आपको लिखवा देता हूं। धारा 6 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? धारा 6 में दिया गया है जो कारखानों का अनुमोदन यानी रजिस्ट्रीकरण, कारखानों का अनुमोदन भी कहा जाता है और रजिस्ट्रीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्ट्रीकरण। किस में दिया गया है? धारा 6 में दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए धारा 7 में क्या दिया है? धारा 7 में जो है जो अधिष्ठाता द्वारा सूचना, किसके द्वारा? अधिष्ठाता द्वारा सूचना, ये जो है आपका धारा 7 में दिया गया है। ठीक है, धारा 8 में जो आपको निरीक्षक दिया गया है, किसकी बात हो रही है अब यहाँ पे? धारा 8 में क्या दिया गया है? निरीक्षक। ठीक है, बात करते हैं धारा 9 में क्या दिया गया है? निरीक्षक की शक्तियां, किसकी शक्तियां? निरीक्षक की शक्तियां, निरीक्षक की शक्तियां। ठीक है, धारा 10 में क्या दिया गया है? जो प्रमाणकर्ता सर्जन, धारा 10 में दिया गया आपका प्रमाणकर्ता सर्जन। ठीक है, धारा 11 में क्या दिया गया है? सफाई के बारे में बताया गया है उसमें कि कारखाने में जो है सफाई भी रखी जानी चाहिए। क्लियर है? धारा 12 में क्या दिया गया है? धारा 12 में आपका दिया गया कचरे का व्ययन, कचरे का व्ययन। ठीक है, धारा 13 में क्या दिया गया है? संवातन और तापमान। धारा 13 में क्या दिया गया है? जिसको क्या बोलते हैं? संवातन और तापमान, यानी जो कारखाना है उसमें जो है उसके तापमान को मेंटेन करके चलना, ये नहीं कि लेबर को जो गर्मी में मारा जा रहा है। ठीक है, नहीं। धारा 14 में है धूल और धूम। ठीक है, धारा 14 की बात करें उसमें क्या दिया गया है? धूल और धूम, यानी धूल धक्कड़ का भी जो है उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, पानी छिड़काव करते रहना है ताकि धूल ना उड़े। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्टिकल 326, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो भैया 326 में क्या दिया गया है? 326 में दिया गया है कि जो वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए निर्वाचन 326 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में क्या दिया गया है कि जो वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, के लिए जो है निर्वाचन, ठीक है, उसमें क्या है कि जो बच्चे जो 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को जो है मतदान का अधिकार है,
ठीक है, किसमें 326 के अंतर्गत। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो संविधान का यह अनुच्छेद जो है मतदाताओं के बीच धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के जो क्या करता है, ये समानता सुनिश्चित करता है। कौन? 326। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अगर मैं यहाँ पर अनुच्छेद 327 की बात करूं तो क्या दिया गया उसमें? विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंधन करने का संसद की शक्ति। ठीक है, क्या लिखेंगे? विधानमंडल या विधानमंडलों के लिए, विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। किसकी शक्ति है? संसद की शक्ति। किसमें दिया है? अनुच्छेद 327 में। ठीक है, ये बात याद रखना आप। 329 की बात करूं मैं, अनुच्छेद 329 में क्या दिया है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, ये 329 में है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है? तो प्यारे बच्चे, जो ब्रिक्स द्वारा जो पहल की गई है 2014 में, वो है आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स द्वारा जो है की गई एक पहल है। ये जो है कब? वर्ष 2014 में ब्राजील के, कहाँ पे? 2014 में ब्राजील के फोर्ट लेजा बोलते हैं उसको, ब्राजील के फोर्ट लेजा में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा जो है संयुक्त रूप से स्थापित एक, क्या है ये? स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। बहुपक्षीय विकास बैंक है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, और एक चीज, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय संघाई में है, यानी चीन में स्थित है। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय इसका प्यारे बच्चे संघाई, कहाँ? चीन में। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, इसमें जो मेरे प्यारे बच्चे सदस्यों की संख्या कितनी है? कितने सदस्य देश हैं? सदस्य देश कितने हैं प्यारे बच्चे? वो हैं आपके 9। और वो 9 कौन कौन से हैं? तो इसमें जो मेरे प्यारे बच्चे, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, तो उस टाइम पे जो है 9 सदस्य थे, लेकिन अब जो है इसमें 11 सदस्य हो गए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन से हैं? 11 लिख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है? ब्राजील। क्या है प्यारे बच्चे? पहला है ब्राजील, दूसरा है रूस, फिर भारत, ठीक है, चीन है, चीन हो गया। 5वें नंबर का हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 6 हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई जिसे बोलते हैं हम, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, 8वें नंबर में बात करूं तो मैं मिस्र। ठीक है, 9वें नंबर की बात करेंगे तो अल्जीरिया। क्या है? अल्जीरिया है। 10वें नंबर की बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान। ठीक है, 11वें नंबर पे बात करें तो कोलंबिया। ठीक है, फिलहाल जो है प्रेजेंट में जो है कितने हैं? 11 है, लेकिन जब पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम पे जो है 9 थे। ठीक है, ये बात आप याद रखना। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि कोई व्यक्ति तब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह क्या ना हो, क्या? वह डैश ना हो या रहा हो। क्या? जब तक जो है मेरे प्यारे बच्चे कोई भी व्यक्ति
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो किसी भी अपराध की सुनवाई का क्या नहीं कर सकता, सुनवाई नहीं कर सकता है, ठीक है, जब तक कि वह विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा। कब तक? जब तक वह मेरे प्यारे बच्चे क्या नहीं कर लेता है, वो एक सत्र न्यायाधीश ना हो। एक सत्र न्यायाधीश ना हो जब तक वह जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोई भी केस सॉल्व नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है एक सत्र न्यायाधीश होना जरूरी है, ठीक है। जब तक वो एक सत्र न्यायाधीश नहीं होगा तो वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2 की उपधारा 3 के अनुसार ऐसा माना जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसमें? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब हुआ था, आया था प्यारे बच्चे? 1988 की धारा 3 की उपधारा 2, 3 की उपधारा 2 के अनुसार जो है क्या कहा जाता है कि वह एक सत्र न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए, धारा 2 खा में क्या दिया है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में? किसकी बात हो रही है अब यहाँ पे? धारा 2 की उपधारा खा, धारा 2 की उपधारा खा में क्या दिया है? लोक कर्तव्य, लोक कर्तव्य। धारा 2 की उपधारा गा में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? उसमें दिया गया आपका लोक सेवक। क्या दिया गया है? लोक सेवक, ठीक है। अगर धारा 3 की बात करूं मैं, धारा 3 में क्या दिया गया है? विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति, विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति, ठीक है। धारा 13 की बात अगर करूं मैं, धारा 13 में क्या दिया गया है? जो लोक सेवक है उसके द्वारा जो आपराधिक अवचार, लोक सेवक द्वारा क्या? आपराधिक अवचार, आपराधिक आपराधिक अवचार, ठीक है। बात करूं मैं धारा 15 की, प्रयत्न के लिए दंड, प्रयत्न गलत लिख गया, प्रयत्न के लिए दंड, प्रयत्न के लिए दंड। मैं बात करता हूं लास्ट धारा 27 की। इसमें जो है अपील और पुनरीक्षण दिए गए हैं, अपील और पुनरीक्षण, ठीक है। तो ये जो है किसमें है? ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 की धारा उपधारा 2, 3 की उपधारा 2 में क्या दिया गया है? जब तक कोई भी व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए जो है विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं है। कब तक? जब तक कि वह एक सत्र न्यायाधीश न हो या रहा हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि भारत का पहला समुद्री संग्रहालय, ठीक है, कहां पर बनाने की योजना है? तो वो योजना है प्यारे बच्चे लोथल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहां बनाने की योजना हुई है? लोथल में, ठीक है। लोथल की खोज प्यारे बच्चे किसकी? लोथल की खोज, लोथल की खोज जो है कब की गई थी? 1954 ईस्वी में जो है, जो आपके पुरातत्वविद थे, कौन? पुरातत्वविद कौन? एस आर राव, एस आर राव द्वारा खोज की गई थी, ठीक है, लोथल की। एस आर राव द्वारा 1954 में जो खोज, इसकी खोज की गई थी, ठीक है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय जो है गुजरात के लोथल में बनाने की योजना है। लोथल कहाँ? गुजरात में स्थित एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण शहरों में से एक था, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, लोथल जो कहाँ? गुजरात में स्थित है, और ये जो है प्यारे बच्चे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण शहरों में से एक था। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार जो है लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात क्या? डॉक यार्ड था। सबसे पुराना लोथल में ही क्या था प्यारे बच्चे? सबसे पुराना जो है क्या था? ज्ञात, सबसे पुराना ज्ञात कौन सा? डॉक यार्ड था, ठीक है। सबसे पुराना डॉक यार्ड था, ठीक है। और ये जो है क्या था? यह महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था उस टाइम पे, ठीक है। लोथल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। यूनेस्को को जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोटर वाहन अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जारी किया गया प्रशिक्षु लाइसेंस जो कानून के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा, लाइसेंस जारी होने की तारीख से के लिए प्रभावी होगा। तारीख से किस तारीख तक के लिए? यहाँ पे डैश है, प्रभावी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे वो जो है 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा। किसके लिए? कि मोटर वाहन अधिनियम जो है 1988, मोटर वाहन अधिनियम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा
1988 की धारा 14 के अंतर्गत जो है जारी किया गया प्रीवियस लाइसेंस जो कानून के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा। ठीक है, लाइसेंस जारी होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, ये आप याद रखेंगे। 1988 की धारा 14। ठीक है, क्लियर है। मोटर वाहन अधिनियम की बात कर रहे हैं, किसकी? मोटर मोटर वाहन अधिनियम मोटर वाहन अधिनियम 1988 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं धारा 2 की ही बात करूंगा। कैसे? देखो, सिर्फ धारा 2 की बात करेंगे। धारा 2 की उपधारा 2 में जो है आपको संलग्न यान दिया गया है। क्या दिया गया है? संलग्न यान। ठीक है, धुरी भार किसमें है? धारा 2 की उपधारा 3 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? धुरी भार। ठीक है, धारा 2 की ही बात हो रही है, इसकी धारा उपधारा 2 की उपधारा 4 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रीकरण 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 प्रमाण पत्र। ठीक है, उपधारा 2.5 में क्या दिया गया है? जो मंजली गाड़ी के संबंध में कंडक्टर। धारा 2.5 में क्या दिया गया है? मंजली गाड़ी के संबंध में कंडक्टर। ठीक है, क्लियर रहेगा। कंडक्टर अनुज्ञप्ति किसमें दिया गया है? धारा 2.6 में। धारा 2 की उपधारा 6 में क्या दिया गया है? कंडक्टर अनुज्ञप्ति। ठीक है, 2.7 में क्या दिया गया है? धारा 2.7 में जो है ठेका गाड़ी को दिया गया है, जो गाड़ी ठेके पे चलती है वो जो है मोटर वाहन अधिनियम 1988 में धारा उपधारा 2.7 में दिया गया है। ठीक है, 2.8 में क्या है? व्यवहारी। धारा 2.8 में क्या है? व्यवहारी। ठीक है, धारा 2.11 में क्या है? शिक्षा संस्था बस। ठीक है, मालवाहन कंडक्टर जो है 2.14 में है। 2.14 में क्या है? मालवाहन कंडक्टर। हल्का मोटरयान किसमें है? 2.21 में है। हल्का मोटर वाहन या मोटरयान। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कुछ इंपोर्टेंट धाराएं थी, 2 की उपधाराएं मैंने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का अपराध ये कैसा अपराध है? ये संज्ञेय और जमानती अपराध है। ठीक है, जमानती और संज्ञेय अपराध है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। कैसा अपराध है ये? कंप्यूटर के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना संज्ञेय और जमानती अपराध है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना किसकी बात कर रहे हैं हम? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2005 की धारा 65 के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चे प्रावधान किया गया है कि जो कोई कंप्यूटर साधन दस्तावेजों के साथ अगर छेड़छाड़ करेगा तो मेरे प्यारे बच्चे उसे जो है 3 वर्ष का कारावास होगा। 3 वर्ष का कारावास होगा। 3 वर्ष का कारावास होगा और 2 लाख का जुर्माना होगा। ठीक है, या दोनों दंडनीय होगा, या दोनों से या तो एक दिया जाएगा कि 3 वर्ष का कारावास होगा या 2 लाख का जुर्माना होगा, या ये दोनों ही दिए जा सकते हैं। ये बात याद रखें। ठीक है, धारा 77 बी की बात करूं मैं। धारा 77 बी के अनुसार जो है प्यारे बच्चे, धारा 77 बी के अनुसार, ठीक है, और धारा 65, ठीक है, धारा 65 याद आ गया मुझे। धारा 77 और धारा 65 के अंतर्गत जो है इसके अधीन जो दंडनीय अपराध कैसा होगा? संज्ञेय होगा। अपराध कैसा होगा? संज्ञेय होगा और जमानतीय होगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ऐप में चैट में जो क्या दिया गया है उसमें अनसेंड संदेश की सुविधा उपलब्ध है, यानी कोई मैसेज भेजा गया उसके बाद जो उसको अनसेंड की सुविधा भी उसमें दी गई है, तो वो इंस्टाग्राम में देखने को आपको मिलेगी। आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे सब लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इंस्टाग्राम है। ठीक है, इंस्टाग्राम की स्थापना जो है मेरे प्यारे बच्चे किसकी? इंस्टाग्राम की स्थापना जो है किसने की थी? ये जो है केविन सिस्ट्रॉम और एक माइक क्रेगर द्वारा 2010 में की गई थी। किसके द्वारा? सिस्ट्रॉम। ठीक है, कौन सिस्ट्रॉम? केविन सिस्ट्रॉम था पूरा नाम तो। केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर। ठीक है, माइक क्रेगर द्वारा जो है 2010 में की गई थी। ठीक है,
फेसबुक के सह संस्थापक कौन है? फेसबुक, अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो मार्क जुकेरबर्ग, मार्क जुकेरबर्ग। ठीक है, अगर मैं बात करूं व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप की बात करूं मैं, तो व्हाट्सएप की जो है संस्थापक कौन है? ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम। कौन है? ब्रायन ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम। ठीक है, अगर मैं गूगल की बात करूं, किसकी कहोगे सर, अब तो पूरा ही लिखवा दोगे क्या? अगर गूगल की बात करूं, गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज, लैरी पेज। और एक और थे जिसका नाम है सर्गेई ब्रिन, सर्गेई ब्रिन और सर्गेई ब्रिन। ठीक है, टेलीग्राम की बात करूं मैं, टेलीग्राम की स्थापना किसने की थी? निकोलाई ड्रोव, निकोलाई निकोलाई ड्रोव। और एक और था पावेल ड्रोव, पावेल ड्रोव। ठीक है, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना के संस्थापक कौन है? टिम बर्नर ली, टिम बर्नर्स टिम बर्नर्स ली। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में जो क्या है, एक अनसेंड का संदेश जो है सुविधा उपलब्ध की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, दिया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो भैया इसके लेखक थे हरिसेन, ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर है। हरिसेन द्वारा जो है प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक जो है लिखी गई है। ठीक है, हरिसेन द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। फिर भी हम बात करेंगे किसकी? हरिसेन की। हरसेन द्वारा जो और कौन कौन सी पुस्तकें जो लिखी गई हैं उनका भी थोड़ा जिक्र किया जाएगा। ठीक है, अप्रभंश धर्म परीक्षा, अप्रभंश धर्म परीक्षा। ठीक है, ये हरिसेन की पुस्तक है। ठीक है, एक और पुस्तक है इनकी यशोधरा कांता, यशोधरा यशोधरा कांता। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी तेनाली रामकृष्ण, तेनाली तेनाली रामकृष्ण जो है सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण साहित्यकार कृति कौन सी इनकी? पांडुरंग महात्म्य, पांडुरंग पांडुरंग महात्म्यम। ठीक है, इसको जो तेलुगु साहित्य की 5 महान कृतियों में से एक माना जाता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त उन्होंने और क्या क्या लिखा है? ठीक है, लिंग पुराण, लिंग पुराण। क्लियर हुआ? कालिदास की बात की जाए, कालिदास द्वारा जो अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और मालवी काग्निमित्र, मालवी काग्नि मित्र। ठीक है, कुमार संभवम, कुमार संभवम, रघुवंशम। ये पुस्तकें जो हैं किसके द्वारा रचना है? कालिदास द्वारा जो है रचना की गई है इन सब की। क्लियर हुआ? चलिए, और हरसेन द्वारा जो है प्रयाग प्रशस्ति जो है रचना की गई है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर है। क्लियर है? ज्यादा सोचने की जरूरत ना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, इसमें कहता है आपसे क्वेश्चन में कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है किस वर्ष में निगमित किया गया था, जिसको हम क्या और क्या बोलते थे प्यारे बच्चे? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक लिमिटेड कंपनी है, वो किस वर्ष जो है स्थापित की गई थी? तो वो जो मेरे प्यारे बच्चे 1973 ईस्वी में जो है स्थापित की गई थी। ठीक है, निगमित की गई थी, लेकिन स्थापना, निगमित पूछा गया ना, निगमित। ठीक है, और स्थापना इसकी प्यारे बच्चे 1974 में हुई थी, ये याद रखना। ठीक है, ये भारत की जो सर्वाधिक इस्पात उत्पाद करने वाली एक कंपनी थी। ठीक है, ये आप याद रखें। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, इसमें क्या क्या आ गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे 1992 ईस्वी में जो है कौन सा संशोधन था, पहले तो यही पता होना चाहिए। 1992 में जो प्यारे बच्चे 74वां संविधान संशोधन था, 74वां संशोधन था संविधान का, जिसमें जो है प्यारे बच्चे कितने 18 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे प्यारे बच्चे? 18 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कितने अनुच्छेद? 18 18 जो है उसमें अनुच्छेद, संख्या, अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? संख्या 18 जो उसमें जोड़े गए थे। ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया है। ठीक है, इसके तहत जो है भाग 9 का भाग का में जो नाम एक नया भाग जोड़ा गया। ठीक है, इसे क्या कहा गया था? नगर पालिका कहा गया था। ठीक है,
और एक नई सूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसके तहत जो है 18 अनुच्छेद जोड़े गए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन था 1992 ईस्वी में, जिसमें जो 18 और अनुच्छेद जोड़े गए थे, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपयुक्त विधायिका, संसद या राज्य विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? तो वो है बेटा प्यारे आर्टिकल नंबर 323 बी, ठीक है। आंसर नंबर 323 बी जो है क्या करता है, भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण जो है क्या करना है, स्थापित करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो भैया अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे, वे जो है उन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था, ये बात याद रखना, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी बार बढ़ाया गया था? प्यारे बच्चे वो बढ़ाया गया था आपका 2 बार। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा। 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में जो है 1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था, ठीक है। 26 जून 1975 को जो भारत में 18 माह को जो आपातकालीन लागू कर दिया गया था। कब? 26 जून 1975 को, ठीक है। भारत में 18 माह का क्या किया गया था, आपातकाल लागू किया गया था 18 महीने का, ठीक है। कब? 1975 26 जून को, ठीक है। इसीलिए जो उस समय 5वीं लोकसभा जो अस्तित्व में थी उसका जो है कार्यकाल बढ़ाया गया था, इसी कारण। कितनी बार, कितने वर्ष के लिए किया गया था प्यारे बच्चे? 12, यानी 2 वर्षों के लिए, 24 महीनों के लिए किया गया था, लेकिन वहां पे जो 18 महीने में आपातकाल लागू लगाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चे प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर है? प्रयागराज में है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चे? किसकी? मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। इसकी स्थापना जो है मेरे प्यारे बच्चे 1961 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी, ठीक है। और इसको जो है प्यारे बच्चे 26 जून 2002 को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया गया था। किसका? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया है, ठीक है। इसका वर्तमान में जो क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान नाम है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के प्यारे बच्चे प्रयागराज जिले में है, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है आपका प्यारे बच्चे कि हाल ही में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, ठीक है, और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार द्वारा किस वर्ष में जो है वर्ष देश में अधिनियम पुराने अधिनियम को बदल दिया गया था? तो प्यारे बच्चे जो भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन अधिनियम में जो है उचित मुआवजे को लेकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा जो है 2013 द्वारा वर्ष 1894 में मेरे प्यारे बच्चे, कब? ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर है 1894 में जो पुराने अधिनियम को बदल दिया गया और भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में सार्वजनिक उद्देश्य की स्पष्टता व्याख्या की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा 1894, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्या कहता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी रचना किसने की है, किस लेखक ने की है? तो प्यारे बच्चे ये की गई है महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी रचना महात्मा गांधी द्वारा की गई है, ठीक है। ताराचंद द्वारा क्या किया गया? कौन कौन सी की गई है? ताराचंद की बात करूं मैं यहाँ पे, कौन है? ताराचंद ने जो प्यारे बच्चे एक इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, किसकी स्थापना की है? इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, ठीक है। इसकी रचना इन्होंने की है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे किसकी, अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
ठीक है। अगर मैं अब बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक थी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। ये पुस्तक जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, क्या कहता है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन कहता है कि पित्त रस को डैश नामक एक थैली में संग्रहित किया जाता है। पित्त रस को जो मेरे प्यारे बच्चे किस थैली में संग्रहित किया जाता है? जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय, यानी गैल ब्लैडर में जो है पित्त रस को संग्रहित किया जाता है। किसमें? गैल ब्लैडर में, ठीक है। पित्त रस को पित्ताशय नामक एक थैली में जो संग्रहित किया जाता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। पित्ताशय क्या है? पित्ताशय एक मेरे बच्चे लघु गैर महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन में क्रिया में सहायता करता है, जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। कौन? ये पित्त रस। कौन? ये जो है क्या करता है प्यारे बच्चे? ये जो है पाचन पाचन क्रिया में सहायता करता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है। और ये जो है यकृत में उत्पन्न पित्त रस का जो है प्यारे बच्चे भंडारण करता है, ठीक है। यकृत में और क्या करता है? यकृत में उत्पन्न उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है, ठीक है। क्या करता है? भंडारण करता है, ठीक है। और ये पित्ताशय जो है यकृत के कहां पर? अवतल में जो पित्ताशय खात नामक जगह पर स्थित होता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि फतेहपुर सीकरी को जो है किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है निष्कृत किया गया था? तो प्यारे बच्चे फतेहपुर सीकरी को जो है 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे होंगे, इसको क्या किया गया था? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो है घोषित किया गया था 1986 में, ठीक है। क्लियर हुआ कि 1986 में फतेहपुर सीकरी को जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अजंता की गुफाओं के बारे में बात की जाए, अजंता की गुफाएं, इन्हें जो है 1983 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था। एलोरा की गुफाएं, इनको भी 1983 में, एलोरा की गुफा, इसको भी कब घोषित किया गया था? 1983 में, ठीक है। आगरा किला 1983 में, आगरा किला, आगरा किला भी कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? घोषित 1983 ईस्वी में, ठीक है। ताजमहल को भी 1983 में, ये बात याद रखेंगे, ताजमहल को भी 1983 में, ठीक है। ये चारों हैं जो उनको जो है 1983 में घोषित किया गया था, ठीक है। सूर्य मंदिर यानी कोणार्क, सूर्य मंदिर कोणार्क, कोणार्क, इसको कब किया गया था प्यारे बच्चे? 1984 ईस्वी में, और ये है कहाँ पे? उड़ीसा में है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं मैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको कब किया गया था मेरे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? 1985 में, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ओके। सांची में जो बौद्ध स्मारक है, सांची में जो आपकी बौद्ध स्मारक है, बौद्ध स्मारक है, इसको कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? सांची को 1989 में, 1989 में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी को 1986 में किया गया था। हुमायूं का मकबरा की बात करूं मैं, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो है कब? 1993 ईस्वी में जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। लाल किला परिसर की बात की जाए, लाल किला, लाल किला परिसर, ठीक है, इसको जो है कब? 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। जयपुर शहर, जयपुर शहर को भी जोड़ा गया है ना 2019 में, जयपुर शहर 2019 में, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, इंपॉर्टेंट थी ये, मैंने आपको जो है बता दिया यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही क्या होंगे? नीति आयोग के अध्यक्ष भी होंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री ही होंगे, ठीक है। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंडलों के एक संकल्प की नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर है, यानी 1 जनवरी 2015 को इसका नीति आयोग का गठन किया गया था, ये बात याद रखिए, ठीक है। चलिए, इस संचालन परिषद में जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल सदस्य भी होते हैं, ये बात भी याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है? तो उसको हम बोलते हैं जनसंख्या पिरामिड। क्या बोलते हैं उसको? जनसंख्या पिरामिड, यानी पॉपुलेशन पिरामिड क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है आरेख है जो जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग को क्या करता है? वितरण को दर्शाता है। कौन? जनसंख्या पिरामिड कहलाता है,
ठीक है। जो आरेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। ठीक है। इस पिरामिड में जो प्यारे बच्चे सबसे नीचे आधार पर निम्नतम आयु वर्ग की जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं और उच्चतम आयु वर्ग की जनसंख्या को आकार में सबसे कम होगी उसके ऊपर प्रदर्शित होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्या कहा गया है कि बंगाल विभाजन 1905 में के दौरान, बंगाल विभाजन जब कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उसके दौरान भारत के वायसराय कौन थे? जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो प्यारे बच्चे कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ये बात आप याद रखेंगे। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, ये बात याद रखना। बंगाल विभाजन में जो है 19 जुलाई 1905 को जो घोषणा की गई थी, ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका मेरे प्यारे बच्चे लॉर्ड कर्जन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, ये बात याद रखें। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको जो है पीडीएफ नोट्स और जो भी आपकी क्लास हो जाती है उसके जो है आपको क्लास के पीडीएफ नोट्स और जो भी क्लास हो जाती है उसके आपको जो है क्विजेज प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, नोट्स हम जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देते हैं जो भी क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।